Hi guys, this is Mamta. I have recently qualified in May 23 exams, and for your information, after a lot of attempts, so ये स्टोरी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी नवंबर 23 वालों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग. ऐसे ही मैं बैठ के सोच रही थी कि इतने अटेम्प्ट्स लगाने के बाद भी मैंने इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया था जो मुझे आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को भी गाइड करना चाहिए, जिससे वो मिस्टेक्स, वो अटेम्प्ट्स ना लगे उनके दोबारा. सो आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स. सो आई जस्ट क्विकली वांट यू टू लिसन टू ऑल माय मिस्टेक्स, यू कैन से, और जो मैंने अच्छी चीज़ें करी, जो मैंने बेटर चीज़ें करी इस अटेम्प्ट में जिससे आई कुड क्लियर एग्जाम्स. यस. So first point is writing practice. Yes, it is the essence of your exams, essence of your preparation, whether it is a theory subject or a practical subject. प्रैक्टिकल में तो आपको एक एक क्वेश्चन जब तक आप तीन तीन चार चार बार सॉल्व नहीं करोगे, आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक बार सॉल्व कर लिए, ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में वो क्लिक हो जाए. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ योर practical questions, practical subjects basically. Secondly, for theory, आपको कुछ क्वेश्चंस टेस्ट करने पड़ेंगे. कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट, समराइज इन योर ओन वर्ड्स, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे. सो टू एड ऑन टू दिस पॉइंट, प्रैक्टिस जो मैंने बोला आपको, तो आपको RTPs, MTPs एंड पास्ट टेस्ट पेपर्स, जिस पे मैंने इस बार ज़्यादा फोकस किया. येस, आई हैव सॉल्व्ड RTPs, MTPs एंड पास्ट ईयर पेपर्स. आपको हाथ से ही सॉल्व करना है, आपको ऑडिट नहीं करनी है. ऑडिट करके नहीं पास हो सकते आप. आपको हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार करना पड़ेगा. सो टू एड ऑन टू दिस पॉइंट, ओके, कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि उनको आता सब कुछ है बट वो पेपर में नहीं लिख सकते बिकॉज उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी. सो अगेन, इट इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग प्रैक्टिस. इट इज़ ऑल अबाउट योर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइटिंग योर थ्योरी पार्ट्स. जब तक आप नहीं लिखोगे, मैंने खुद थ्योरी पढ़ पढ़ के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको SCMP का, कॉस्टिंग का, तो मैंने वो टॉपिक पढ़ पढ़ के टॉपिक लिखे हैं बैठ के, कीवर्ड्स लिखे हैं बैठ के. अगर समरी बुक भी मैंने किसी टीचर की परचेज़ की है तो वो भी मैंने तीन तीन चार चार बार पढ़ी है, उसके कीवर्ड्स मार्क किए हैं, उसको कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसके बैठ के. सो माई सेकेंड टिप फॉर योर एग्ज़ाम्स इज़, आप जो टाइम टेबल्स बनाते हो, आप जो अपना डे स्केड्यूल बनाते हो, आज का, कल का या अगले हफ्तों का, तो वो आपको अचीवेबल बनाना चाहिए. आप ये लिखो कि मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, चाहे आपसे 8 घंटे के बाद पढ़ा नहीं जा रहा, बट आप बैठे हो क्योंकि आपने स्केड्यूल बना लिया और हमें बस स्केड्यूल से चिपके रहना है. ये आपकी अचीवमेंट नहीं है कि आपने 10 घंटे लिखा तो आप 10 घंटे पढ़ लो, बैठे रहो एक जगह पे, चाहे दिमाग में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, और आप बैठे हो जस्ट टू अचीव योर सो कॉल्ड टाइम टेबल. सो आपका टाइम टेबल अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ताकि आप उसे अचीव कर पाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो अचीव करके. ये नहीं कि आप 10 घंटे अगर आप बैठ भी जाओगे ना और आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप बाहर से तो आपको लगेगा कि मैंने अचीव कर लिया, बट अंदर से आपको पता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है. तो आपके अंदर वो गिल्ट ज़रूर आएगा कि आपने पढ़ाई नहीं करी, टाइम भी वेस्ट करा, बुक्स के साथ बैठे रहे ना और कुछ किया, बस निकल गया जी, चलो टाइम, रोज़ ऐसे टाइम निकल जाता है. और हाँ, मैं एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगी टाइम टेबल को लेके, कि टाइम टेबल आप जब भी बनाते हो, मेक योर ओन टाइम टेबल. कोई और आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता है, या आप किसी और का टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकते हो. हर किसी की दिनचर्या अलग होती है, हर किसी का उठने का, सोने का टाइम, बॉडी क्लॉक अलग तरीके से चलती है. किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी को रात को पढ़ना पसंद है, किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को अपना दिन कैसे मैनेज करना है. तो आपको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना चाहिए. किसी और स्टूडेंट्स के, फ्रेंड्स के टाइम टेबल के भरोसे मत रहना कि अगर मैं ये स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है, इसका मैं टाइम टेबल फॉलो कर लूँ तो मैं भी पास हो जाऊँगा. ऐसा नहीं हो सकता है. हर किसी का डे स्केड्यूल अलग होता है, तो आपको अपना टाइम टेबल भी अलग बनाना पड़ता है.
आप सबकी बॉडीज़ अलग-अलग तरीके से काम करती है ना, आपका माइंड अलग तरीके से काम करता है ना, ऐसे ही हर बंदा यूनिक होता है, उसको अपना यूनिक टाइम टेबल अपने हिसाब से ही बनाना पड़ता है, अपने दिन को देख कर कि वो कब उठ सकता है, कब सो सकता है, दिन में कब टाइम उसका वेस्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो उस टाइम वो क्या कम स्केल वाला काम या कम फ़ोकस वाला काम कर सकता है। यस, जब आपको लगता है ना आपका टाइम इस डे के इस घंटों में 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे वेस्ट हो रहा है या कुछ भी आपको नींद आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपके घर मेड सबके घर आती है, काम सबके होते हैं, मम्मीज़ को सबकी काम करना होता है। तो जब आपको लगता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ डे में डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी-सी, आप उस टाइम थ्योरी सब्जेक्ट्स मत पढ़ो या आप कम फ़ोकस, मतलब प्रैक्टिकल जो आप हाथ से करते रहो, आपका फ़ोकस वहाँ सॉल्विंग में यू गेट लेस लेज़ी। आपको नींद आ रही है, आप प्रैक्टिकल लेके बैठ जाओ। सो ऐसे ही आप अपने अचीवेबल टाइम टेबल्स बनाओ, जो आपके लिए यूनिक हो, जो आपके लिए ही बने हो सिर्फ़, किसी और के मत फ़ॉलो करो। Okay, so my third point is a kind of indirect support to your preparation. So I would say कि जो आप सारा दिन हम बोलते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, वो अगर इफ़ेक्टिव नहीं होंगे ना, तो आपके वो 14 घंटे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ सकता है बिल्कुल पढ़े, बट जो नहीं पढ़ सकता ना, वो दूसरों को देख के फॉलो मत करो कि मैं भी 14 घंटे बैठूँगा। बैठ सकते हो, बिल्कुल बैठो। सेकेंडली आई वुड से कि आपको अपना डे टाइम आउट निकालना बहुत ज़रूरी है, बीच में ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ब्रेक लेते हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट सेट ऑफ आवर्स के लिए जब आप बैठते हो दोबारा पढ़ने के लिए, तो वो और इंक्रीज़ हो जाती है। सो आपको ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, अपना थोड़ा लेजर टाइम लेना ज़रूरी है। अगर मैं ये भी बोलूँगी, आप थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज या इवन वॉक कर सकते हो, वो भी आप करो। चाहे आपको बाहर नहीं जाना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको बाहर जाने का मन नहीं है, आप घर पे वॉक कर लो थोड़ी देर, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी सब आपकी इंटैक्ट रहे और आप पढ़ने में भी वापस प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे पाओ। सो ये मेरा पॉइंट था कि लेजर टाइम इज़ नेसेसरी। चाहे आप उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप थोड़ी, आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग कर लो थोड़ी बहुत। ये नहीं कि 2 घंटे किचन में ही खड़े हैं हम, ये नहीं। लेजर टाइम स्ट्रैटेजिकली बनाना है, ठीक है? म्यूज़िक सुन लो, कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो 2-4 पेजेस पढ़ लो, जो बहुत ही, जिनको रीडिंग फ्रीक्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ। बाकी आपको खाली बैठना है, रेस्ट करना है, आप वो भी कर सकते हो। आपको थोड़ी देर टीवी देखना है, आप टीवी देख लो। बट थोड़ा-सा आप लेजर टाइम निकाल लो, बीच में ब्रेक निकाल लो कि मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगा या 20 मिनट का या आधे घंटे का। ये नहीं कि ब्रेक 30 मिनट्स का इज़ एक्सटेंडेड टू 1 आवर, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सो आपको अपना ब्रेक टाइम बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। अगर आप ब्रेक कंट्रोल कर लोगे ना, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपका प्रिपरेशन टाइम आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो माई फोर्थ पॉइंट इज़, अपने फ्रेंड्स से जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके साथ देने वाले हैं, उनसे आप ये सब मत डिस्कशन करो कि तेरा कितना हो गया सिलेबस, तूने ये करा, ये छोड़ा, ये सब मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो उसने छोड़ा वो आपको बहुत अच्छे से आता हो और आप उसके चक्कर में वो छोड़ के चले जाइए। ये नहीं करना है आपको। आपको थोड़ा-सा कन्वर्सेशन डिस्टेंस रखना है अपने फ्रेंड्स से। आप सिर्फ़ उतना कम्युनिकेशन रखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, आप वो अपनी क्वेरी टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे हम एक स्लॉट डिसाइड करेंगे आधे घंटे का, 1 घंटे का, और हम अपनी क्वेरीज़ डिस्कस करेंगे एक-दूसरे से। जो मुझे नहीं आता मैं तुझसे पूछ लूँगा, और जो तुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए तो मैं बता दूँगा। बट ये नहीं कि आप उसके 2-2 घंटे हेल्प ही कर रहे हैं अपना काम छोड़ के, ये सब नहीं करना है आपको। तो आप, और जो आपके नॉन सीए फ्रेंड्स भी होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि क्या सारा दिन बैठ के पढ़ता रहता है, इस पार्टी में चल ले, उस पार्टी में चल ले, थोड़ी देर ही तो बाहर घूमना है। वो थोड़ी देर तो जाना होता है आपको, भले ही आप 1-2 घंटे जाते हो, बट ट्रस्ट मी आपका पूरा दिन वेस्ट होता है, पूरा दिन। जब आपको जाना होता है ना, आपका दिमाग उसी में ही लगा रहता है कि मुझे यहाँ जाना है, मैं ये ऐसे तैयार हो जाऊँगा, मैं कपड़े ये वाले पहन लूँगा, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। और जब आप वापस आते हो, आप वो उसी के ही थॉट्स में रहते हो कि पार्टी करी। और सीए में आई गेस कि आप पार्टी भी कर रहे हो ना,
तो आपको माइंड में यही आता रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो आप ऐसी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें जो पार्टिंग या गोइंग आउट फॉर लॉन्ग ऐसी थोड़ी अवॉइड करो थोड़ा टाइम, तो इट इज़ बेटर फॉर यू। बिकॉज़ थोड़े टाइम की बात है ना प्रिपरेशन, उसके बाद तो आप घूम ही सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं जाना है तो वो जगह बंद हो जाएगी। तो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। जब आपके अब एग्ज़ाम्स सर पे हैं, एग्ज़ाम्स बिल्कुल आपके 1 ही महीना बचा हार्डली। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर एग्ज़ाम्स एंड थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रखिए प्लीज़। आपके फ्रेंड्स आपको बाद में भी मिलेंगे, बट आपका टाइम चला गया वो बाद में नहीं मिलेगा आपको। इट विल कॉस्ट यू अगेन नेक्स्ट 6 मंथ्स, यू नो इट, पता है ना आपको। तो प्लीज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर टाइम, फॉर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब 5th पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो मैं नहीं भी बोलूँगी, या आई थिंक सब बोलते हैं ये, कि आपको करना ही है, एंड दैट इज़ रिविज़न। रिविज़न एंड रिविज़न आपको करते रहना है, क्योंकि आप 1 महीने पहले पढ़ी हुई चीज़ सीधा एग्ज़ाम्स में पढ़ोगे तो आपको नहीं रिकॉल होगी वो। और मान लो आपको रिविज़न के लिए भी अपने डे टाइम में, शेड्यूल में आपको कुछ स्लॉट रखना चाहिए एवरी डे। ऐसा नहीं है कि हम 6 दिन बाद रिवीजन करेंगे या 15 दिन बाद। पहले सब पढ़ लें फिर सबका एक साथ रिवीजन होगा, क्योंकि सब तब तक ऑफ हो जाता है माइंड से। जितनी जल्दी आप रिवीजन करते रहोगे उतनी जल्दी आपको याद रहेगा। और अगर आपका कोई ऐसा टाइम है, मान लो दिन का, कि आपको नींद आती है, मतलब आपका प्रेपरेशन वाला टाइम बोल रही हूँ, कि अगर आपने कोई स्लॉट नैप के लिए बना रखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। अगर आपका कोई ऐसा टाइम है, आपको नींद आती है या थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला टाइम है, तो आप तब ऐसा कर सकते हो कि आप उसमें कुछ नया ना पढ़ गए, क्योंकि आपको पता है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप रिविजन कर सकते हो। यू कैन स्पेंड दैट टाइम इन रिविजन, यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन रिविजन। और अगर आपका ऐसा भी कोई टाइम है, तो अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें कर लो, ताकि आपका दिमाग लेज़ी ना हो, सोए ना, एक्टिव रहे। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो ईजीली। सो रिविजन इज़ मस्ट, यू नो इट, यू आर CA स्टूडेंट्स, यू नो इट। CA में बिना रिविजन के तो बात बनती नहीं है बॉस। तो आप रिविजन करिए और बार बार करिए। सो वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड 5 थिंग्स जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दैट इज़, फर्स्ट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, which includes your RTPs, MTPs and past year papers. बिकॉज आप लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे, कट शॉर्ट बात यही है। सेकेंड इज़, जो आपका टाइम टेबल है वो अचीवेबल होना चाहिए, वो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, यूनिक टू योर सेल्फ, किसी और का फॉलो करके हमें नहीं बनाना है। ओके। थर्ड इज़, जो आपका लेजर टाइम होता है, जो आपका टाइम आउट डे का होता है, ब्रेक्स होते हैं, वो लेने चाहिए आपको, ताकि आप वापस प्रोडक्टिविटी पे आ पाओ जल्दी एंड मोर एफिशिएंटली। फोर्थ इज़, जो आपका कम्युनिकेशन टाइम है विद योर फ्रेंड्स, इनमें मैं टाइम और क्वालिटी टाइम दोनों की बात कर रही हूँ। टाइम लिमिटेड होना चाहिए, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, दैट इज़ आपकी क्वेरी डिस्कशन एंड दैट्स इट। ज़्यादा आप नहीं करेंगे कम्युनिकेशन, बिकॉज देन कंपैरिजन एंड ये सब आएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिविजन रिविजन रिविजन। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपको रिविजन करनी है और बार बार करनी है, तभी आप रिटेन कर पाएंगे। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स। बाकी 2 और सुपर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, सो प्लीज़ वेट कीजिएगा उनका। मैं आपको बहुत जल्दी आपसे 2 सुपर पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैंने फर्स्ट टाइम इसी अटेम्प्ट में करे, अप्लाई करे, एंड मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला, बहुत। सो प्लीज़ अप्लाई these 5 points and make a win-win situation for your November 23 exams, and stay tuned for 2 super tips from my side, and I will be posting that very, very, very soon. Thank you. Bye bye.